हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, जबरदस्त टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही सरल टॉपिक। ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस अर्थात साधारण युगपत अवकल समीकरण। दोस्तों, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और तो और ये टॉपिक बहुत सरल भी है, इंटरेस्टिंग भी है। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने इसके पहले के टॉपिक्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले के सारे वीडियोस के लिंक लेक्चर वाइज मिलेंगे, सीरियल क्रमांक वाइज मिलेंगे। आपको बस लाइन से वीडियोस देखते जाने हैं और सारे के सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कोई भी डाउट नहीं रहेगा, हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो सारे वीडियोस जरूर देखिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। दोस्तों, ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, इनको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि हम ऑपरेटर डी की मदद से इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑपरेटर डी के इस्तेमाल से हम इनको सॉल्व करेंगे। और दूसरा है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की मदद से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऑपरेटर डी की मदद से हम ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पर हम डी बाई डी टी को ऑपरेटर डी कह करके पुकारते हैं। ठीक है, तो चलिए इस स्थिति में हम इन इक्वेशंस को कैसे लिख सकेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसको अपन डी बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा डी एक्स माइनस 7x। तो यहाँ से x कॉमन निकालूंगा तो d माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, x कॉमन निकल गया, x कॉमन निकल गया। डी बाई डी टी को हमने ऑपरेटर d कहा। ठीक है, माइनस 7 हो गया प्लस y इज इक्वल टू 0। वैसे ही आप दूसरे सवाल में, मतलब दूसरे समीकरण में देखो, तो दूसरे समीकरण में आप देखो कि यहाँ से अगर अपन डी बाई डी टी को ऑपरेटर डी कहें तो यहाँ पे दिख रहा है y और यहाँ पे भी दिख रहा है y, तो y कॉमन निकलेगा। y के सीध में मैं y वाला लिखता हूँ। y कॉमन निकालने के पश्चात यहाँ पे बचेगा d, यहाँ पे बचेगा -5। इसको अपन d बोल रहे हैं तो ये d हो जाएगा, y बाहर निकल जाएगा और यहाँ 5 बचेगा और ये -2x बचा है। तो इस तरीके से आपको ऑपरेटर डी की मदद से इनको ऐसे लिखना है। अब सुनिए दोस्तों, बहुत ही सरल सा काम है। जिस तरह से हम लोग जब स्कूल की कक्षाओं में जब हम थे तो हम लोग वहां पे पढ़ते थे साइमल्टेनियसली एल्जेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, जैसे आपके पास इक्वेशन होता था 2x + 3y = 5, 3x + 2y = 7, इस टाइप से सब कुछ होता था। ठीक है, तो अपन को कैसे सॉल्व करते थे, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार और अपनी सुविधा अनुसार किसी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करते थे, या तो x को या तो y को एलिमिनेट करते थे। अब वो एलिमिनेशन कैसे होता था, जैसे यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, तो आप इन दोनों का एलसीएम लेते थे 6, अर्थात 6 भागे 2 3। तो यहाँ पे आप देखो ये 2 लिखा है तो यहाँ पे गुणा करते थे 3 का, यहाँ 3 दिख रहा है तो यहाँ गुणा करते थे 2 का। क्यों ऐसा? ताकि वो 3 दूनी 6x हो जाए, ये 2 3 6x हो जाए, फिर घटाने से कट जाए। यही काम होता था ये। ठीक है, या तो आप x को एलिमिनेट करते थे या तो आप y को एलिमिनेट करते थे, आपकी जो इच्छा होती थी आप उस तरीके से सॉल्व करते थे। सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको यही करना है। आपको किसी एक को एलिमिनेट करना है पहले, या तो x को या तो y को, जो आपको मन करे, जो आपको अच्छा लगे, सुविधाजनक लगे, आप वही काम यहाँ पे करेंगे। तो पहले यहाँ पे मुझे किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो मैं किसको एलिमिनेट करना आसान होगा, ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पे y अकेला है, सामने में कुछ नहीं तो 1 है, जबकि यहाँ y के साथ है ये d-5, ये एक ऑपरेटर की तरह यहाँ पे है। तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में d-5 को ऑपरेट कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी y के साथ d-5 आ जाएगा और फिर सेम टू सेम हो जाएगा और घटाने से कट जाएगा। ये पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आप x के कोएफिशिएंट्स को आप क्या कर लो, इक्वल बना लो। कैसे? यहाँ पे क्या है d-7 है, यहाँ पे क्या है -2 है, तो आप क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को d-7 से ऑपरेट कर लो ताकि यहाँ पे भी x के साथ d-7 आ जाए। परंतु यहाँ -2 है, वहां -2 नहीं है, तो उस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 में आप -2 से गुणा कर लो।
ताकि x के गुणांक जो है वो बराबर हो जाए। तो आप कोई एक रास्ता अपना लो और किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे आप आवश्यक कार्य है उसको कर लो। तो चलिए मैं y को एलिमिनेट करने की सोच रहा हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि उसको एलिमिनेट करने के लिए मेरे को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ y के साथ d-5 है, यहाँ y अकेला है। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में d-5 का ऑपरेट कर बोलेंगे, d-5 को ऑपरेट करेंगे, गुणा करना नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक वो ऑपरेटर है ना। इसलिए जब आप डी वाली कोई चीज के नाम से बोलेंगे तो उसको ऐसा ना कहेंगे कि हम लोग गुणा कर रहे हैं, गुणा नहीं कर रहे हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे दोनों ओर। तो हम लोग यहाँ पे आप ये लिखेंगे, इसको आप बोल दो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा, इस सवालों को बोल दो इक्वेशन 1 2 और यहाँ पे इनको बोल दो 3 4। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे समीकरण 3 में, या समीकरण 3 को d-5 से क्या करने पर, कॉपरेट करने पर, या संक्रिया लगाने पर, या संक्रिया करने पर, ऐसा, ठीक। चलिए कॉपरेट कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d-7 तो है ही, d-5 भी आ जाएगा, x प्लस d-5 से ऑपरेट करें तो d-5y बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पे तो ये जस्ट खता से -2x प्लस d-5y बराबर 0। समीकरण 5 6 बोल दो और चुपचाप 5 में से 6 को माइनस कर दो। तो दोस्तों इससे क्या होगा बताओ, अब ये y वाला सेम हो चुका है, सेम हो चुका है, यहाँ पे भी d-5, यहाँ पे भी d-5, सेट से घटा दो, y वाला खत्म, तो ये बचेगा आपके पास, ठीक है ना। तो इक्वेशन 5 में से 6 को आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। तो d-7 d-5x और माइनस कर रहे हैं, माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस 2x बराबर 0। अब इसको गुणा करो तो क्या हो जाएगा, d² -5d -7d यानी -12d, 7 पंचे 35, ठीक है। और +2 को भी शामिल कर लेता हूँ इसमें, चलिए, और ये x को कॉमन निकाल लेता हूँ, ये ऐसा। कहीं पर भी डाउट होगा तो जरूर पूछेगा दोस्तों। 35 और 2 37 हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब जो इक्वेशन जिस रूप में अब आपको बदल करके मिलेगा उसको सॉल्व करना तो कितना आसान है दोस्तों, बताइए। उसको सॉल्व करना कितना आसान है बताओ, एकदम सरल है ये। हो जाएगा वो d² -12t प्लस 37 और यहाँ पे x है, ठीक है, बराबर 0। अब तो ये आपको एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे बताइए। आप गौर से देखो ये किस रूप में तब्दील हो चुका है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसमें तब्दील हो चुका है ये। बस यहाँ पे आपको डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में यहाँ x नजर आ रहा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में यहाँ t है, क्योंकि यहाँ पे आप d/dt को ऑपरेटर d बोले हो, तो ऑपरेटर d वास्तव में d/dt है। तो बस बाकी इस प्रारूप का समीकरण तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, m² -12m प्लस 37 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे सूत्र विधि से इसको सॉल्व करना होगा। तो m इज इक्वल टू -b यानी -12 प्लस -b² -4ac अपॉन क्या हो जाएगा 2a। सॉल्व करेंगे तो देखेंगे दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 प्लस माइनस, देखो ये 144 है और यहाँ 37 चौक यानी 3 चौक 12 120, 7 चौक 28, तो 148। तो 144 में से 148 जाएगा तो -4 बचेगा, -4 का वर्गमूल लोगे तो 2i आएगा, क्योंकि ऋणात्मक का वर्गमूल लेने पर ये i वाली संख्या हमको मिलती है, ठीक है। तो चलिए, और बटे में 2 हो जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा आपके पास, दो तो कॉमन निकल के कटेगा, 6 प्लस माइनस आई। इसको आप अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के रूप में देखो तो अल्फा की जगह 6 और यह देखो आई के साथ बीटा, आई के साथ कुछ नहीं तो 1, तो बीटा की जगह 1 नजर आएगा। और इस तरह से आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कि इस समीकरण का हल भी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन वही होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू करके लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने इसको ये डिपेंडेंट वेरिएबल x के लिए हम लोग इसको सॉल्व करें ना, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ इज इक्वल्स टू के उस पर 0 दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलेगा। तो जो भी यहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा वही इस
इस मतलब इस वाले इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी वो। ठीक है, अभी तो हमको y की वैल्यू भी निकालनी है ना। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जोड़ी के रूप में रहेगा, यहाँ पे दो लोग का वैल्यू निकालना है, x और y दोनों का निकालना है। तो पहले x का वैल्यू निकालते हैं, चलिए। तो किस तरीके से होगा, ये e की घात अल्फा x करके लिखते थे अपन, तो यहाँ पे लिखेंगे e की घात अल्फा, अल्फा का मतलब 6, x नहीं बल्कि यहाँ पे t होगा, क्योंकि x का रोल जो रहता था वो रोल अभी t को मिला है। ठीक है, फिर C1 cos बीटा x, तो यहाँ पे बीटा t यानी cos t, C2 sin बीटा x, तो बीटा t यानी साइन t, ऐसा आएगा। साइन बीटा t मतलब साइन t, क्योंकि बीटा का मान यहाँ पे कितना 1 है। ठीक है, तो ये x का मान मिलेगा, ये देखो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई। परंतु हमको y की वैल्यू भी निकालनी है। अब आप ये देखो कि y की वैल्यू कैसे निकालें, तो ध्यान से देखिए, y की वैल्यू निकालने के लिए या तो आप समीकरण 3 की मदद ले लो या तो समीकरण 4 की मदद ले लो, जो आपको अच्छा लगे आप उसकी मदद ले लो और y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। मैं तो कहता हूँ इक्वेशन 3 से y की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान है। कैसे बताऊँ, y यहाँ पे अकेला अलग थलग रखा हुआ है, आप इसको इधर भेज दो। ठीक है, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, y इज इक्वल्स टू ये d माइनस 7 है, इधर आके 7 माइनस डी एक्स हो जाएगा, मतलब 7x माइनस डी एक्स। तो 7x तो 7x और dx मतलब x वाले जो भी आप वैल्यू निकाले हो उसमें d को ऑपरेट कर दो, मतलब अवकलन कर दो उसको, तो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां से लिखूंगा समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से क्या होगा दोस्तों, y की वैल्यू क्या आएगी बताओ, y की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर पलटाओगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस डी एक्स। ठीक है, चलिए, अर्थात 7x माइनस डी एक्स, अर्थात 7x माइनस डी ऑफ डी मतलब यहाँ पे अवकलन होगा किसका, इस पूरे का, अर्थात e की घात 6t C1 cos t प्लस C2 sin t। अब इसका अवकलन करना पड़ेगा, पहला पद दूसरा पद दूसरा पद पहला पद, ये सब मान करके पूरा आप इसका अवकलन कीजिए तो आपको y का मान मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसका अवकलन करना बस बच गया है, x का मान तो पहले ही आ गया, आप देख लो। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। दोस्तों दूसरा वाला सवाल आप देख लो, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस दिए हैं, अर्थात युगपत अवकल समीकरण आपको मिला है, यानी कि जोड़ी के रूप में आपको मिला है, आपको इसको सॉल्व करना है ठीक वैसे ही जैसे अपन ने इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक, चलिए, इट implies that y is equals to 7x माइनस, अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, अपन e की घात 6t को प्रथम पद मान लेते हैं और इस पूरे को मान लेते हैं द्वितीय पद। ठीक है, तो चलिए, पहला पद दूसरे का अवकलन है, उसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा C1, फिर यहाँ cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी, ये माइनस यहाँ लगाया हुआ, ये देख लो। ठीक है, प्लस C2 sin t का हो जाएगा cos t, तो पहला पद दूसरे का अवकलन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरा पद पहले का अवकलन, तो ये माइनस के कारण वो भी माइनस हो जाएगा, और दूसरा पद लिख रहा हूं मैं C1 cos t C2 sin t। ठीक है, ये दूसरा पद, अब पहले का अवकलन मतलब e की घात 60 का e की घात 60 होगा, परंतु t का गुणांक 6 सामने जाएगा, ये 6। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू 7x माइनस, देखो e की घात 60 e की घात 60 दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ, और अब अंदर देखो क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम कॉस्टी वाले को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कॉस कहाँ है, यहाँ पे है, उसका गुणांक क्या है C2, तो C2 cos t हो गए। ठीक है, C2 cos t, यहाँ पे कॉस कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे उसका गुणांक क्या है माइनस 6 C1 cos t है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये वाला माइनस है ना, यहाँ पे माइनस लगा है, उसका बराबर अपने को ध्यान रखना है, तो C2, ठीक है, ये हो जाएगा C2, और उसके बाद क्योंकि अपन माइनस निकाल लिए इसलिए यहाँ पे प्लस 6 C1 cos t होगा। अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आई तो चिंता ना करो, आप ये सोचो कि अगर मैं माइनस ई मतलब माइनस ई की घात में 60 को अगर अंदर गुणा करूंगा तो मुझे ये चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, आप खुद देखो। देखो, माइनस ई की घात 60 को जब इससे गुणा करोगे तो C2 इंटू माइनस
मतलब माइनस C2 e की घात 60 आपको मिलेगा, और यानी कि ये मिलेगा, ये देखो इसको अंदर गुणा करोगे तो माइनस C2 e की घात 60 cos t मिलेगा। cos t तो यहाँ पे है ही ना भाई इसके साथ गुणे में, ठीक है। अच्छा, और देखो आप जब इसको अंदर गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, -6C1 cos t e की घात 60, e की घात 60 कॉमन निकला है, साथ में -6C1 cos t कॉमन निकल गया, परंतु -6C1 बचना चाहिए। आप बोलेंगे प्लस क्यों लिखे हो, क्योंकि वो माइनस सामने आ गया, जब आप इसको गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो माइनस कॉमन निकले इसलिए वहां पे प्लस आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखो इसका क्या होगा, यहाँ पे साइन साइन वाला हिसाब किताब करते हैं। चलो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, तो आपको C1 sin t मिलेगा, C1 sin t को मैं कॉमन निकालूंगा। यहाँ पे आप देखो क्या होगा, -6C2 ठीक है sin t, परंतु यहाँ पे देखो जब -e की घात 60 अंदर गुणा होगा तो ध्यान से देखो यहाँ क्या आएगा, देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जबकि यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस प्लस में है, अर्थात यहाँ पे ये प्लस में, तो ये ऐसे ये माइनस होगा। अब सही है, ताकि देखो ये माइनस माइनस देखो अंदर गुणा होगा ना, e की घात 60 को जब आप अंदर गुणा करोगे ये वाले के साथ फिर वो वाले के साथ, तो जब वो वाले के साथ गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ताकि C1 sin t आपको प्लस में मिले, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस में है। दूसरा जब ये उसके साथ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये वाले माइनस होने के नाते वो पूरा माइनस हो जाएगा, और वैसे भी आप देखो -6C2 sin t की घात 60 यहाँ पे माइनस में है। तो इस तरीके से आपको पूरा काम करना है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर जो x दिख रहा है आपको इस x की ये वाली वैल्यू को यहाँ पे रखना है दोस्तों, क्योंकि देखो प्रश्न में जो अवकल समीकरण हमको दिया है वहां पे x और y दोनों ही t के फंक्शंस हैं, इसलिए हमें x और y की वैल्यू t के टर्म्स में यहाँ पे लानी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग x और y दोनों की वैल्यू को t के टर्म्स में लाएंगे। ये y की वैल्यू आ गई है, परंतु इसमें एक काम बाकी है अभी, इस x की वैल्यू को यहाँ पर जो आप निकाले हुए हो उसको अपने को यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो वो y का फाइनल मान होगा फिर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 7, x का यहाँ पे क्या है e की घात 60, ठीक है, C1 cos t प्लस C2 sin t, ठीक, ये हुआ x का मान, ठीक है। ये वाला आप कहेंगे सर y की वैल्यू आ गई, आंसर कंप्लीट हो गया, नहीं, वहां पे x है ना भाई, यहाँ पे आपको t के टर्म्स में लाना है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि हाँ वो कंप्लीट आंसर है करके। तो x का मान अपन यहाँ पे रखें, फिर ये वाला मान रख रहे हैं e की घात 60 C2 प्लस 6C1 cos t माइनस C1 माइनस 6C2 sin t, ठीक है। चलिए अब आप फिर से वही काम कीजिए, e की घात 60 को कॉमन निकालिए यहाँ से और यहाँ से कॉमन। अब फिर से देखो cos t कहाँ कहाँ पे है, तो देखो ध्यान से 7C1 cos t, और यहाँ पर जब अंदर माइनस जाएगा तो -C2 हो जाएगा और -6C1 हो जाएगा। तो इधर 7C1 में से 6C1 माइनस हो जाएगा, तो सिंगल C1 आपके पास बचेगा और -C2 बचेगा cos t, ठीक है, ये -C2 बचे। अब साइन वाला देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे देखो साइन में देखो C2 sin t है ना, C2 sin t अपने पास दिख रहे हैं, ठीक है, C2 sin t यहाँ पे अपने पास दिख रहा है, और साथ ही साथ वहां पे देखो आप C2 तो है, परंतु यहाँ पे अच्छा सामने में 7 भी लिखा है ना, तो 7C2 में से अगर 6C2 जाएगा तो सिंगल C2 बचेगा। आप बोलेंगे सर माइनस माइनस प्लस, परंतु ये भी तो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस होने के नाते वो माइनस हो जाएगा। तो 7C2 में से 6C2 जाएगा तो सिंगल C2 बचेगा, और -C1 माइनस माइनस प्लस C1 यानी C1 प्लस C2 sin t, ये y की वैल्यू आ गई दोस्तों। तो यहाँ x की वैल्यू आई थी और यहाँ y की वैल्यू आई है। इसका आप समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 6 अब लिखो आप नीचे कि समीकरण 5 और 6 मिल करके दिए हुए अवकल समीकरण के अभिष्ट हल है। ऐसे लाइन आप नीचे लिखना, क्योंकि हम लोग युगपत अवकल समीकरण हल कर रहे हैं, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास
दो आंसर आने चाहिए, यानी कि आंसर एक ही है, एक्स और वाई मिलकर के पूरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनाए आपके दिए हुए समीकरणों पे, ठीक है। ये दोनों मिलकर के उस इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। कौन कौन? 5 और 6 मिलकर, यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपको निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पे अपन टी के टर्म्स में निकाले हैं, इसलिए ये इनके अभिष्ट फाइनल यहाँ पे ये आंसर्स है। तो दोस्तों कहीं पर भी डाउट हो, कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा हो कि सर यहाँ डाउट है, यहाँ समझ नहीं आया, तो आप बिंदास बेझिझक पूछ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि यहाँ माइनस प्लस वाली गलती ना हो, इसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे आप जब अवकलन करेंगे तब उस समय ध्यान रखना है। फिर जब अपन यहाँ पे x का मान रखे हैं, फिर ये कॉमन निकाल करके जब ये जोड़ने घटाने वाला काम किए ना, तो उसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि चिन्हों का यहाँ पे गड़बड़ी हो सकता है दोस्तों। तो इस तरह से इन समीकरणों को आपको हल करना है। देखो हमने किसको एलिमिनेट किया? y को एलिमिनेट किया और x का वैल्यू निकाला। x का वैल्यू पहले निकाल करके फिर x की वैल्यू रखा और फिर y की वैल्यू निकाला। आप चाहते तो आप इसका उल्टा भी कर सकते थे। पहले आप क्या करो, आप x को एलिमिनेट करके पहले y की वैल्यू निकाल करके फिर आप y की मदद से x की वैल्यू निकाल सकते थे। तो जैसा आप चाहो वैसा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से इस समीकरण का हल पूर्ण हुआ। अब आप जो दूसरा सवाल था उसको बना करके देखेंगे, कहीं पर भी डाउट आएगा तो उसको पूछेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें, और इसके पहले के सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस टाइप के बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।